आधुनिक भारत के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? तो ये W. हंटर ने कहा था। ये मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने हमेशा फूट डाला और राजनीति की थी यहाँ पर। तो W. हंटर ने ऐसे कहा था। W. हंटर ने अपनी पुस्तक जो है द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वो जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। देश का विभाजन हुआ था किसके वजह से? जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए थे और देश का विभाजन कराया था, वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। इसी कारण देश में जो है विभाजन के बीज बोए गए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1909 में पार्लियामेंट सुधार जो आया था, इससे सबसे बुरा पक्ष था कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया था। तो ये पार्लियामेंट सुधार जो है खतरनाक सुधार था। तीसरा प्रश्न, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला लिया गया था। तो ये देखिए, होम रूल 1916 में आए थे दोनों, तिलक और एनी बेसेंट के, और इसे दोनों में मिला लिया गया था 1918 में, 2 वर्ष बाद ही। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। भारत में होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में प्रारंभ किया गया। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी, अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो पहले तिलक ने जो है घोषणा की और स्थापना सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने की। इसके बाद 1918 में दोनों होम रूल लीगों को आपस में मिला दिया गया। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए, इस तरीके से प्रश्न जो है अक्सर आते हैं। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर गांधी जी और उससे संबंधित जो उनसे आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों का एक कालक्रम दिया हुआ है, तो उसे आप देख लीजिएगा। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, यहाँ पर चंपारण सबसे पहले होगा, उसके बाद में अहमदाबाद, मिल, फिर खेड़ा और फिर असहयोग। तो इस तरीके से 1 और 2 3 4 ये सारे सम्मिलित हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बी वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन से कब आए। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा 22 मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। ठीक। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद इनके साथ गए थे, इन्होंने जो है बुलाया नहीं था, बुलाया तो था राजकुमार शुक्ल ने, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। JB कृपलानी जी साथ में गए थे, तो इसलिए दूसरा सही होगा। तो केवल 2 सही है, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जी कौन कौन गए थे? कृपलानी जी गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, महादेव देसाई जी गए थे, CF एंड्रूज गए थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण गए थे और राजकिशोर प्रसाद गए थे, HS पोलाक भी गए थे। ये सब गए थे। तो इनका नाम याद रखना है आपको, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक, ये सारे लोग गांधी जी के साथ चंपारण गए थे। 1930 के दशक में
देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर किसान आंदोलन और उनके द्वारा चलाए गए प्रभाव क्षेत्र, कौन से प्रभाव क्षेत्र में किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनका यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका खुदाई खिदमतगार, तो ये NWFC होगा, जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था वहाँ से संबंधित थे, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती वाले। और इस देखते हैं बी का 4 किस में है, तो बी का 4 जो है बी में है और डी में भी है। और जो सहजानंद सरस्वती थे बिहार से थे, तो इस तरीके से ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका खुदाई खिदमतगार 4 हो जाएगा, सरस्वती सहजानंद बी बिहार हो जाएगा। और स्वामी रामानंद जो है ये हैदराबाद से हैं, और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। तो याद रखना अब्दुल हमीद खां कहाँ है, दक्षिणी असम से थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो लाल कुर्ती ने कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और स्वामी रामानंद हैदराबाद से थे, और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबद्ध थे किसान आंदोलन में। और 7वां प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी, ये सही है, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी रॉलेट अधिनियम। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो देखिए होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये कुछ गलत लग रहा है, देखते हैं आगे। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। साइमन कमीशन देखिए इसके बाद हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 का है, कमीशन इसके बाद 1928 का है, तो इसलिए ये तो गलत ही हो गया। तो पहला और तीसरा जो है, पहला सही है, तीसरा तो एकदम गलत है। तो देखते हैं तीसरा इसमें दिया हुआ है, और तो पहला और दूसरा कुछ सही लग रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर रॉलेट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इनमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 जनवरी 1928 को पहुंचा था, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ था। 8वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से। तो खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य देखते हैं, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, तो देख लेते हैं। और इसके अलावा मुस्लिम समाज सुधार, ये नहीं होगा, मुस्लिम समाज सुधार की बात नहीं थी, खिलाफत तो एक राजनीतिक आंदोलन थी। और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और अखिल खिलाफत और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। देखिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं थी, खिलाफत का रक्षण तो था, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। 2 और 3 गलत हो गए, पहला सही होगा, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, तो पहला सही हो गया। 2 और 3 गलत हो गए, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो 1 और 4 सही हो गए। तो इस तरीके से 1 और 4 सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं विस्तार से इसको। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तुर्की जो है किसके विरुद्ध लड़ रहा था, मित्र देशों के विरुद्ध। तो ये और मित्र देश के विरुद्ध था, तो मित्र देश में इंग्लैंड था, तो इसीलिए तुर्की के जो है खिलाफ हो गया अंग्रेज। तो युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये आंदोलन चला था 1919 से और 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन।
9वां प्रश्न है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से संबंधित कथन है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो कांग्रेस जो है जन आंदोलन बनी थी असहयोग आंदोलन से, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन साथ में चल रहे थे, बिल्कुल सही, ये भी सही होना चाहिए। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई थी, तो ये नहीं था, असहयोग आंदोलन से ऐसा नहीं होता। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सही हैं, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद, जो मालाबार में किसान आंदोलन हुआ था, के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथा चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी नहीं प्राप्त हुई थी, क्योंकि बीच में ही आंदोलन 1922 में जो है चौरी चौरा की घटना हो गई थी, तो उस घटना से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? 16 दिसंबर 1922 को कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया। तो इसमें होगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो CR दास के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी और इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर के 16 दिसंबर 1922 को। तो इस तरीके से 10 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला इतिहास में ये चौथी कड़ी आज समाप्त हुई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।